आई होप आप मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से सभी लोगों को आ रही होगी एंड स्क्रीन भी आप लोग अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे, राइट? राइट। ओके, चलिए ठीक है। तो लास्ट सेशन में मैंने जो आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि लूप का कंसेप्ट क्या है, मैंने तीनों लूप के बारे में आपको बताया था, अलग अलग तरीके से आपको बताया था, बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में भी काफी डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम कुछ इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे एक ऐसा प्रोग्राम करना हो कि अगर मान लीजिए कि अगर मैंने एक सेकेंड, अगर हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम, पहले मैं नोटपैड भी ओपन कर लूँ ताकि वहाँ पे हम कोडिंग कुछ करेंगे। राइट। तो देखिए, अगर मुझे क्या करना है, लास्ट जो मैंने आपको बताया था मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। देखिए, अगर मुझे एक ऐसा प्रोग्राम करना हो कि जैसे कि यूजर से अगर आपको कुछ भी इनपुट लेना हो, ठीक है, और यूजर ने जो भी इनपुट दिया है, एक डिजिट सपोज उसने इनपुट दिया है, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या रखा है कि एंटर एनी डिजिट, और यूजर ने कोई भी एक डिजिट उसने दे दिया, मान लो 123 अगर देता है, तो आपको बताना ये है कि इसका सभी का एडिशन करेंगे तो कितना होगा, यानी सम कितना हो जाएगा। 1 2 3, तो यहाँ पे सभी का एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। और इसे हम किस तरीके से परफॉर्म करना होगा, कैसे हो सकता है, आप में से कोई बता सकता है क्या हो सकता है, कुछ आइडिया है किसी के पास? कि और ये जो डिजिट यूजर जो देगा, ये कितने भी डिजिट का हो सकता है, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, कुछ भी हो सकता है। और नंबर कोई फिक्स नहीं कि 1 2 3 होगा। यूजर से अगर आप ले रहे हो तो यूजर वहां पे कुछ भी इनपुट दे सकता है। तो क्या इनपुट हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, और यूजर अगर जो भी इनपुट दे रहा है सभी का मुझे एडिशन अगर परफॉर्म करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, कुछ आइडिया है आप लोगों को, कोई बता सकता है कैसे पॉसिबल है ऐसा? यस, एनीबॉडी हैविंग एनी आइडिया, प्लीज शेयर। और नहीं है तो फिर मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे यूजर से इनपुट लेना है, तो आपको स्कैनर का यूज करना है। और आपको करना क्या है, स्कैनर के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ पे स्कैनर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बना दिया। यहाँ पे हमने लिखा सिस्टम डॉट इन, और फिर हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया। मान लो कि मैंने एक एन ले लिया, एक आर ले लिया, एक सम ले लिया। ये 3 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किया। सभी वेरिएबल का क्या यूज है बहुत ही डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। और फिर हमने यहाँ पे यूजर को समझने के लिए एक यूजर को कि मैसेज में देता हूँ क्या, कि एंटर एनी डिजिट, कुछ इस तरीके से एक मैसेज यूजर को मैंने दे दिया। अब यूजर जो भी इनपुट देगा मैंने उसको एन में हमने स्टोर करके, हमने यहाँ पे एन में स्टोर करके हमने रख लिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग कि मैंने यहाँ पे एक लूप के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हो, लास्ट क्लास में उसी के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया था। मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि यूजर जो भी इनपुट दे रहा है वो एन में देगा, और एन की वैल्यू अगर जीरो नहीं हो, है ना, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, एन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। और ये किस में आता है, रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर में ये भी चीज आता है। तो ये हमेशा ट्रू और फॉल्स में ही रिटर्न करेगा, यानी बुलियन में रिटर्न करेगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर मैं कुछ इक्वेशन में लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा क्या, आर जो मैंने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ था, आर इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ क्या, एन मॉड 10। फिर सेकंड जो इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो मैं लिख रहा हूँ कि सम इक्वल्स टू सम प्लस आर। और फिर जो थर्ड इक्वेशन है एन इक्वल्स टू एन डिवाइड 10। ये 3 इक्वेशन मैंने यहाँ पे यूज किया। और ये 3 इक्वेशन यूज करने के बाद हमने यहाँ पे जस्ट हमने प्रिंट कर दिया क्या, कि सम ऑफ द डिजिट इज, और सम को प्रिंट कर दिया कुछ इस तरीके से। बस इतना ही मैंने कोडिंग किया। पहले मैं रन करना चाहूंगा और उसके बाद फिर इस चीज को एक एक लाइन को मैं काफी डिटेल में एक्सप्लेन हम लोग करेंगे। इस प्रोग्राम को मैंने सेव किया हुआ है डेस्कटॉप पे, आ, और यहाँ पे पहले मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर दूं। ओके, अब देखिए आप यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया, सबसे पहले ऊपर हमने स्कैनर ले लिया है, ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया है, यूजर से हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किया, एन आर एंड सम।
और सिस्टम डॉट आउट में हमने क्या रखा, एंटर एनी डिजिट, यूजर से इनपुट जो भी लिया मैंने एन में स्टोर किया, मैंने यहाँ पे कंडीशन चेक किया, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो ये 3 इक्वेशंस को यहाँ पे परफॉर्म करेगा, और परफॉर्म करने के बाद फिर यहाँ पे जो है मुझे प्रिंट करके हमें यहाँ पे दिखाएगा, राइट। अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, अब मुझे कंपाइल करना है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जावा सी ए डॉट जावा, है ना। कंपाइल करते हैं हम लोग, और कंपाइलेशन के बाद देखेंगे सब कुछ ठीक है, और जब आप रन करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि एंटर एनी डिजिट, जिस तरीके से हमें चाहिए था कुछ उसी तरीके से हमें आउटपुट दिखा रहा है। हमने कोई भी एक नंबर दे दिया, मान लो 1 2 3 4 ऐसे दे दिया, तो सभी का सम करेंगे तो कितना होगा, 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, 10 होगा। अभी आप देख सकते हो सम ऑफ द डिजिट इज 10, यहाँ पे आपको दिखा रहा। तो ये जो 10 आपको जो दिखा रहा है प्रॉपर तरीके से हमें इसी तरीके से चाहिए था, और उसी तरीके से आउटपुट भी हमें मिल रहा है। लेकिन अभी जो मैंने कोडिंग यहाँ पे किया है, वो कोडिंग किस तरीके से होगा, है ना, जो कोडिंग मैंने यहाँ पे लिखा है वो किस तरीके से समझना है, ये आपको बेहतर तरीके से आपको मैं एक एक लाइन को मैं काफी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले अभी जो मैंने कोडिंग किया है, ये पहले इसको मैं आपके लिए सेव कर लेता हूँ। सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हो गया, और ये कंप्लीट लॉजिक बिल्डिंग में अभी आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अभी मैंने यहाँ से इतना पार्ट जो है इसको पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, और आपको एक्सप्लेन करने के लिए व्हाइट बोर्ड का यूज मैं करूंगा। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली इस तरीके से यहाँ पे रख दिया है मैंने, है ना, जो कोड मैंने उधर लिखा था बस वही सब कोड मैंने यहाँ पे रख दिया है कुछ इस तरीके से। और इस तरफ कोड है, और इस तरफ जो है मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इंटरनली क्या सब चीजें हो रहा है, यानी कंप्यूटर के अंदर में इंटरनली क्या सब ऑपरेशन हो रहा है इस प्रोग्राम की वजह से। देखिए सबसे पहले आई होप कि अभी जहां तक भी मैंने कोडिंग लिखा है ये फर्स्ट लाइन सभी को क्लियर होगा, ये भी क्लियर होगा, यहाँ तक भी क्लियर होगा कि यूजर ने जो भी इनपुट दिया है वो इस एन में जाके स्टोर हो गया होगा, और यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑल क्लियर है क्या यहाँ तक, प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे कि यहाँ पे जो मैंने टिक लगाया है इस सभी तीनों लाइन में किसी को कोई इशू है क्या, ऑल क्लियर है, मुझे कंफर्म करेंगे। यस। अब यहाँ पे जो है यहाँ तक आप लोगों को अगर ये क्लियर है तो अब आप बात करते हैं कि देखिए कि इंटरनली क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि प्रोग्राम रन होगा इंटरनली, तो यूजर एक इनपुट दिया, मान लो कि यूजर ने कुछ भी एक इनपुट दे दिया, मान लो 423 एक इनपुट दे दिया, तो ये जो 423 जो यूजर यहाँ पे इनपुट दिया है वो कहाँ पे जाके स्टोर हो चुका है, एन में, है ना। तो उसी को मैंने इक्वेशन के थ्रू मैंने लिख दिया कि यूजर ने इनपुट दिया एन में जाके स्टोर हो चुका है, उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एन की वैल्यू 423, सपोज करो कि यूजर ने इनपुट दिया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आएगा, है ना, क्योंकि प्रोग्रामिंग कंप्लीटली आपको स्टेप बाय स्टेप आना है। तो व्हाइल के अंदर जब यहाँ पे आएगा तो चेक करेगा कि एन की वैल्यू 0 है या नहीं है। मैंने क्या लिखा है कि एन की वैल्यू अगर 0 नहीं होगा तो अंदर आना आके ये तीनों इक्वेशन को परफॉर्म करेगा। तो क्या अभी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, क्या लग रहा है आप लोगों को, एन की वैल्यू अगर यूजर ने 423 दिया है तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे मुझे, क्या क्या हो सकता है, यस बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो आप जानते हो कि कंडीशन ट्रू होता है तो बस अंदर आ जाएगा, और ये तीनों इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप ये परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है आर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर इक्वल्स टू एन मॉड 10। एन अभी हमारे पास कितना है, एन की वैल्यू मैंने दिया है, मैंने 423 हमने रखा है, उसको क्या करोगे आप, मॉड, मॉड यहाँ पे 10 लिखोगे। आंसर मुझे सब लोग बताएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड, यहाँ पे 423 को मॉड 10 करेंगे तो आंसर मुझे कितना मिलना चाहिए। सभी लोग रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे, क्योंकि जब मैं आपको बता रहा था अर्थमेटिक एक्सेप्शन, वहां पे मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि मॉडुलस का क्या मीनिंग होता है, क्या हो सकता है, मुझे कोई बताएंगे क्या हो सकता है। और मैं सभी लोगों से आंसर चाहूंगा क्योंकि मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। राइट, यहाँ पे कुछ लोग बता रहे रिमाइंडर, कुछ लोग बता रहे करेक्ट आंसर दे रहे हैं, यानी मैं यहाँ पे कुछ लोग 23 भी बता रहे हैं। 23 कैसे हो सकता है, मैंने आपको बताया था कि अगर 423 को अगर आप डिवाइड करते हो 10 से, जो रिमाइंडर वैल्यू होता है उसको हम कहते हैं मॉड के फाइंड करने का तरीका होता है। तो यहाँ पे जो होता है, मैं सिंपल सा ट्रिक बताऊं कि किसी भी डिजिट में अगर आप मॉड 10 करते हो तो जो लास्ट का जो डिजिट होगा, जैसे यहाँ पे 3 है, यही उसका रिमाइंडर हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपली इसका आंसर कितना होगा, 3 होना चाहिए। ठीक है, कोई लोग 4 भी बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं आप लोग, अभी मैं डिवीजन तो नहीं सिखा सकता हूँ, है ना ठीक है, तो यहाँ पे 423 को अगर आप डिवाइड करते हो 10 से तो रिमाइंडर कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 यहाँ पे हो चुका है। चलिए पहला इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर दिया है, दूसरे इक्वेशन पे आते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, सम इक्वल्स टू, हमने क्या लिखा है, सम इक्वल्स टू सम प्लस आर, है ना।
तो अब आपको यहाँ पे लिखना क्या है कि सम इक्वल्स टू, और सम अगर आप देखोगे पहले से मैंने जीरो करके रखा है, जहां पे टिक आपको लग रहा होगा कि सम को मैंने पहले से ही इनिशियलाइज करके रखा है जीरो से, तो मैंने यहाँ पे क्या इक्वेशन लिखा है कि सम इक्वल्स टू सम प्लस आर, और सम तो पहले से ही कितना है, जीरो है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जीरो प्लस, और यहाँ पे क्या है आर, और आर की वैल्यू अभी जस्ट हमने फाइंड करके आपको बताया है थ्री है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमें यहाँ पे, सिंपली थ्री प्रिंट करके आपको यहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा, सम की वैल्यू अभी मेरे पास यहाँ पे थ्री हो चुका है। चलिए ये पार्ट हमारा हो चुका है, अब सेकंड इक्वेशन सॉल्व हो चुका है। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो फिर से यहाँ पे क्या है, n इक्वल्स टू एन डिवाइड टेन। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, मुझे फाइंड करना है n इक्वल्स टू एन डिवाइड टेन, और n की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है 423, इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो आंसर हमें कितना मिलेगा, 42 होना चाहिए, राइट। सब कुछ इंटीजर में है तो वहां पे इंटरनली जो है टाइप कास्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर में कितना मिलेगा, सिर्फ 42 आपको आंसर यहाँ पे मिलेगा। तो ये हमारा आंसर हो चुका है 42, यानी अब जो है n की जो वैल्यू है वो कितना हो चुका है, 42 हो चुका है, जो कि स्टार्टिंग में 423 था, अब वही वैल्यू हो चुका है कितना, 42। मतलब स्टार्टिंग में कितना था हमारे पास, 423 था, कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा था, ये तीनों इक्वेशन को परफॉर्म किया, और अब n की वैल्यू जो हो चुका है 42 हो चुका है। और आप जानते हो कि लूप का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन, और रिपीटेशन किस तरीके से होगा, यहाँ तक आने के बाद ये वापस से ऊपर जाके फिर से कंडीशन चेक करेगा कि क्या n की वैल्यू अब जीरो हुआ क्या, राइट, क्योंकि n की वैल्यू जो होगा यहाँ पे, अभी आपको क्या समझना होगा कि अब यहाँ पे क्या करना होगा कि n की वैल्यू हमारे पास अभी कितना है, 42 है, तो ये चेक ये करेगा कि यहाँ पे जो मुझे आउटपुट यहाँ पे आएगा, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है क्या, आप लोग क्या बताएंगे, कंडीशन ट्रू है अभी भी या फॉल्स है। पहले n की वैल्यू 423 था, कंडीशन ट्रू था, अंदर आ गया था, अब n की वैल्यू कितना है 42, ये वापस ऊपर जाके चेक करेगा तो 42 हुआ है, यानी n की वैल्यू जीरो तो हुआ नहीं है, तो n की वैल्यू अगर जीरो नहीं हुआ है इसका मतलब क्या कि कंडीशन फिर से सेटिस्फाइड हो रहा है, और अगर कंडीशन ट्रू है अंदर आएगा और फिर से यही सेम तीनों इक्वेशन को परफॉर्म करेगा, बट दिस टाइम आपके पास जो n की वैल्यू होगा कितना होगा, 42 होगा, और सम जो होगा पहले जीरो था बट अब सम जीरो नहीं होगा, अब सम कितना हो जाएगा, लास्ट का सम आपको लेना है जो कि 3 हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको आर फाइंड करना है, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, तो फिर से आप क्या निकालोगे, आर, आर इक्वल्स टू क्या है, एन मॉड 10, बट एन हमारे पास अभी कितना है 42 है, तो 42 मॉड 10 आंसर हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे सिंपली मैंने आपको जो ट्रिक बताया उसके अकॉर्डिंग आंसर 2 मिलेगा। और सेकंड इक्वेशन सम निकालोगे, सम कितना होगा, सम लास्ट का सम हमने कितना फाइंड किया था, सम कितना था, सम था 3, तो 3 प्लस, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 3 प्लस, और रिमाइंडर कितना है हमारे पास 2, यानी आंसर हमें कितना आ जाएगा, यहाँ पे सम की वैल्यू 5 आ जाएगा। और फिर आप n निकालोगे, n इक्वल्स टू एन डिवाइड 10, n कितना है हमारे पास 42 है, राइट, डिवाइड यहाँ पे हमने क्या लिखा 10, आंसर हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा, यानी इसके बाद हमारे पास n की जो वैल्यू मिल चुका है वो है 4 मिल चुका है, राइट। आई होप कि सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, और जिनको अभी डाउट हो प्लीज अभी के अभी आप पूछ लेना कि कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसा नहीं कि पूरा कहानी खत्म कर दूं फिर आप पूछें, ठीक है, इसलिए अभी एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आप यहाँ पे देखें क्या कि n की वैल्यू अब 4 हो चुका है, ये फिर से ये तीनों यहाँ पे इक्वेशन परफॉर्म होने के बाद ये फिर से ऊपर जाके चेक करेगा, ये और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कि n की वैल्यू जीरो नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। फिर से देखा कि n की वैल्यू जीरो हुआ क्या, नहीं जीरो नहीं हुआ है, n की वैल्यू तो अभी 4 है, मतलब कंडीशन फिर से सेटिस्फाइड हो मिल रहा है उसको, फिर से अंदर आ जाएगा और फिर से यही तीनों इक्वेशन फाइंड करेगा। और अब यहाँ पे क्या होगा, r इक्वल्स टू एन मॉड 10, 4 मॉड 10, आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, राइट। अब अगर हम बात करते हैं क्या, देखिए लॉजिक कैसे होता है वही तो अभी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी समझने की कोशिश की, ये तो जस्ट फर्स्ट प्रोग्राम है, और ये कैसे लगेगा, है ना, कोई भी चीज अगर आप फर्स्ट टाइम, अब जैसे आप मान लो अल्फाबेट अगर आप सीखते हो, आप एबीसीडी आप पूछोगे एबीसीडी कैसे है, बना कैसे, है ना, तो वो जैसे जैसे आप उस पर काम करना शुरू करते हो ऑटोमेटिक आपको आने लगता है, तो वही चीज मैं भी आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे आर इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा है 4 मॉड 10, कितना हो जाएगा अभी हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि सम निकालना है, तो सम यहाँ पे कितना होगा मुझे कोई बताएगा, सम इक्वल टू कितना होना चाहिए, लास्ट का सम हमने कितना फाइंड किया था, हमने लास्ट का सम फाइंड किया था कितना, कोई बताएगा लास्ट का सम कितना है अभी हमारे पास, अभी सेकंड इक्वेशन में क्या है, सम इक्वल्स टू सम प्लस आर, तो सम की वैल्यू अभी कितना है कोई मुझे बताएगा, और मुझे सभी लोगों से आंसर मुझे चाहिए कि अभी सम की वैल्यू कितना होना चाहिए यहाँ पे, यस
सम की वैल्यू, यस बिल्कुल, यहाँ पे लास्ट जो सम की जो वैल्यू है यहाँ पे 5 है, तो 5 प्लस और अभी जो रिमाइंडर हमने निकाला है वो 4 है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, सम में 9 आ जाएगा। और फिर आप निकालोगे एन, एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एन डिवाइड 10, तो एन कितना है हमारे पास 4, और 4 डिवाइड 10 कितना होता है, मैं सभी लोगों से आंसर चाहूंगा, 4 डिवाइड 10 आंसर कितना होता है, 4 डिवाइड 10 आंसर कितना होगा, यहाँ पे जो मैंने लिखा है 4 डिवाइड 10 आंसर कितना होगा, पॉइंट में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सब कुछ इंटीजर में है, तो यहाँ पे आंसर हमें 0 आएगा, ठीक है। और जैसे ये 0 आया, यानी अब जो है एन की वैल्यू, लास्ट अपडेटेड वैल्यू जो हमारे पास आया है वो कितना हो चुका है, वो 0 हो चुका है। और जैसे ये 0 हुआ, जब ये ऊपर जाके चेक करेगा तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो चुका है। और जब फॉल्स होने का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अब ये काम नहीं करेगा, अब ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं, डायरेक्टली बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो क्या प्रिंट करेगा, सम ऑफ द डिजिट इज सम, और लास्ट सम हमने कितना फाइंड किया है वो आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट सम हमारे पास कितना था, 9। और यही तो मुझे करना था कि यहाँ पे यूजर ने जो भी इनपुट दिया था 423, सभी को अगर आप ऐड करते हो तो आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए। अभी आपको समझ में आया कि मैंने यहाँ पे जो कोड मैंने कुछ लिखा था, और यहाँ पे मैं आपको जो लूप आपको जो कल सिखाया था उसका मैं थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन करके आपको दिखा रहा हूँ। और ये आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपका लॉजिकली आप कितना स्ट्रांग हो, और इंटरनली प्रोग्राम किस तरीके से काम करता है। आप किसी भी बुक में जाके आप देखोगे तो आपको सिर्फ इतना लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में आपको वहां पे कोई बताता नहीं है कि इंटरनली वो कैसे काम करता है। मैंने आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताया कि इंटरनली वो किस तरीके से काम कर रहा है। और इसलिए मैंने बोला था कि अगर आपको कहीं डाउट हो तो उसी वक्त पूछिए। अभी पूरा कहानी खत्म करने के बाद मैं फिर से क्या रिपीट करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ पे डाउट है एग्जैक्टली वो चीज आप पूछिए, तो मैं मुझे समझ में आएगा कि कहाँ पे डाउट है। मैं पूरा रिपीट करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक एक लाइन एक एक चीज एक्सप्लेन किया हूँ। और मैं इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि अगर कहीं पे भी आपको डाउट है वहीं आपको पूछना चाहिए कि हाँ यहाँ पे डाउट है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझिए। यहाँ पे लास्ट में जो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास n था, यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद मैंने वही सेम प्रोसेस में कर रहा हूँ, कुछ नया तो प्रोसेस कर ही नहीं रहा हूँ। n की वैल्यू 4 था, ये वापस ऊपर जाके चेक करेगा कि n की वैल्यू यहाँ पे 0 हुआ क्या, नहीं हुआ, अंदर आएगा। और यहाँ पे सेम प्रोसेस किया, 4 mod 10 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर सम फाइंड करोगे, सम कितना, लास्ट का सम कितना था, यहाँ पे 5 था, तो 5 प्लस 4 9 हो गया। फिर n निकालते हो तो 4 डिवाइड 10 0 हो गया, n हो गया 0। जैसे n की वैल्यू यहाँ पे 0 हुआ, ऊपर जाके कंडीशन चेक किया, यहाँ पे कंडीशन पहले ट्रू मिला करता था, अभी इस बार फॉल्स हो गया क्योंकि एन की वैल्यू तो 0 हो चुका है। और जैसे ये कंडीशन फॉल्स मिला, अब अंदर नहीं जाएगा और प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। राइट, आई होप कि अभी चीजें समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से ये मैंने लॉजिक भी आपको बताया कि किस तरीके से कोडिंग लिखेंगे, बट इंटरनली किस तरीके से काम करता है। और यहाँ पे जो भी कैलकुलेशंस मैंने किया वो एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको करके बताया है, एकदम बिल्कुल बच्चे की तरफ आपको बताया है, ठीक है। जिस तरीके से हम स्टैंडर्ड में सीखा करते हैं वहां पे भी इतना डिटेल में नहीं बताते हैं, जहां पे अभी मैं आपको एक एक चीज आपको यहाँ पे एक एक चीज आपको क्लियर करके आपको समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि चलो ये तो ठीक है, ये तो हो गया समझ में, अभी आप लोगों को आ गया, आप लोगों को करना क्या है, आप क्या करोगे, दूसरा एक कोई नंबर आप लोगे, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैंने एक 423 को एक लेके मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश किया। आप अपने नोटबुक पे कोई दूसरा नंबर ले लो, 5-6 डिजिट का ले लो, और एकदम स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करते चलो। और जब तक कि वो लास्ट में तो एन की वैल्यू 0 होना ही है, क्योंकि आप 10 से अगर आप यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो तो एक बार ना एक बार तो 0 होना ही होना है। तो जब तक कि वो 0 नहीं होगा तब तक वो प्रोसेस चलता रहेगा, और उसको बार बार आप वहां पे करते जाओगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। राइट, अभी जो फिलहाल मैं समझा रहा हूँ उस चीज पे फोकस कीजिए, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ये चीज अगर आपको समझ में आ गया है, अब आपका जो है, अब आपको क्या करना है, देखो अभी मैं सभी वैल्यू मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एडिशन मुझे क्या करना था उसको मैंने आपको प्रिंट करके आपको दिखाया। लेकिन अगर बात करते हैं क्या कि मुझे रिवर्स करना है, यानी रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। जैसे यूजर ने अगर मान लो कि एक नंबर दिया, ठीक है, मान लो कि मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ और मान लो कि इस तरीके से रहेगा क्या कि एंटर एनी डिजिट, है ना। मान लो 1 2 3, अभी हमने आपको सम करना आपको दिखाया। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि इसका रिवर्स कर दो, यानी रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 है, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 1, कुछ इस तरीके से होगा। अगर ये मुझे करना हो तो हम ये कैसे कर सकते हैं, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी आपको ये मतलब जो प्रोग्राम है अभी आपको समझना बहुत ही आसान होगा। कैसे आसान होगा, अभी आप यहाँ पे समझिए। आपको सिंपली करना क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं आता हूँ, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि
मैंने कोडिंग में बहुत माइनर सा चेंज करूंगा। अभी मुझे रिवर्स फाइंड करना है, ठीक है। मैंने मान लो कि सम पहले हमने फाइंड करना था, इसलिए मैंने सम को जीरो से इनिशियलाइज कर दिया था। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया आरईवी, आरईवी फॉर रिवर्स। आप कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने मीनिंगफुल नाम थोड़ा सा दे दिया यहाँ पे। और सब कुछ सेम रखा, जस्ट ये जो बीच में जो इक्वेशन लिखा था सम इक्वल्स टू सम प्लस आर, इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। और यहाँ पे क्या रखा, रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इनटू 10, रिवर्स इनटू 10 प्लस आर, बस इतना लिखा। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, कि रिवर्स इज, और वेरिएबल का नाम क्या है, आर ई वी हमने नाम दिया है। नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा मत समझना कि ये इनबिल्ट है, नहीं, ये जस्ट वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी लिख सकते हो। और अब इसी प्रोग्राम को आपने देखा कि कहाँ कहाँ मैंने चेंजेस किया, जस्ट यहाँ पे सम की जगह पे रिवर्स कर दिया, और यहाँ पे ये जो बीच वाला जो इक्वेशन था उसको मैंने चेंज किया है। अब इस प्रोग्राम को पहले मैं रन करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमें जैसा आउटपुट चाहिए था उस तरीके से आ रहा है क्या। एंटर एनी डिजिट, मैंने लिखा 1 2 3 4, ठीक है, मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो आप आ गया 4 3 2 1, यानी रिवर्स हमें करके आपको दिखा तो रहा है यहाँ पे। लेकिन अब ये जो मैंने कोड लिखा है ये काम किस तरीके से करेगा इसको आपको समझना जरूरी है। और आप इस चीज को, इस प्रोग्राम को अब बहुत ही आसानी से और बेहतर तरीके से आप समझेंगे। मैं सेम उसी तरीके से फिर से मैं इसी कोड को मैं यहाँ से कॉपी करके और व्हाइट बोर्ड पे लेके आता हूँ, ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और अब आप बहुत ही आसानी से इस चीज को, इस पर्टिकुलर लॉजिक को बेहतर तरीके से समझेंगे। अब आप देखो, आप यहाँ पे इंटरनली क्या होगा अभी यहाँ पे। सबसे पहले मान लो कि सेम एग्जांपल भी सेम रखता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे मैंने क्या रखा, यूजर ने मान लो एक नंबर दे दिया 423, और ये नंबर जाके कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, इस एन में जाके स्टोर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आके कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फिर ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि एन की वैल्यू जीरो नहीं है, मतलब कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो अंदर आएगा, और फिर सेम उसी तरीके से तीनों इक्वेशन को फाइंड करेगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको आना है। आर इक्वल्स टू एन मॉड 10, एन हमारे पास कितना है 4 2 3 मॉड 10। अभी अब मैं आपको मॉड के बारे में समझाने की बात नहीं, आप लोगों को खुद समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रिवर्स, सेकंड इक्वेशन। रिवर्स में क्या है, रिवर्स इंटू 10 है ना। रिवर्स पहले से मैंने कितना रखा हुआ है, जीरो, तो 0 इंटू 10 प्लस आर, है ना, कितना होगा आंसर, यहाँ पे 3 होगा, यस और नो। और फिर यहाँ पे एन फाइंड करेंगे, तो एन हमारे पास कितना है 423 डिवाइड 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 42। यानी अब जो एन की जो वैल्यू है हमारे पास आ गया कितना, 42 आ गया। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है क्या, ऑल क्लियर यहाँ तक। अभी जो एन की वैल्यू 423 था, अब एन की वैल्यू 42 हो गया है। आई होप कि सभी लोगों को क्लियर होगा। अब यहाँ पे ये जैसे हुआ कंप्लीट, ये वापस से रिपीट करके ऊपर जाके चेक करेगा फिर से कंडीशन कि एन की वैल्यू जीरो हुआ क्या, चेक करेगा। एन की वैल्यू जीरो नहीं हुआ है, एन की वैल्यू अभी भी कितना है हमारे पास, एन की वैल्यू 42 है, यानी कंडीशन फिर से सेटिस्फाइड हो रहा है। तो फिर से ये अंदर आएगा और स्टेप बाय स्टेप फिर से तीनों इक्वेशन को परफॉर्म करेगा। और हमने क्या लिखा, आर इक्वल्स टू एन मॉड 10, फिर से तो एन हमारे पास कितना है 42, 42 मॉड 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हमारे पास 2 हो जाएगा। और फिर हम रिवर्स फाइंड करेंगे। अब आप लोग बताओ कि लास्ट का रिवर्स कितना है, सभी लोग रिस्पॉन्ड कीजिए मुझे। अभी हमें अगर रिवर्स फाइंड करना हो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिवर्स इक्वल्स टू, मैंने बताया कि रिवर्स इंटू 10, तो रिवर्स की वैल्यू अभी कितना है, रिवर्स की वैल्यू कितना है, यहाँ पे जिन्होंने भी 3 आंसर कर रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है 3 इंटू 10 प्लस आर, आर अभी जस्ट मैंने फाइंड किया है 2, तो आंसर अभी हमारे पास कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है 32 आ गया। और इसके बाद आपको फाइंड करना है एन, एन इक्वल टू कितना होगा, एन डिवाइड 10, यानी 42 डिवाइड 10, आंसर में कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। यानी अब एन की जो वैल्यू हमारे पास आ चुका है वो हो चुका है 4 बन चुका है, ठीक है। और यानी 4 होने का मतलब क्या, अभी जीरो तो हुआ नहीं है, तो कंडीशन अभी वापस से फिर से ऊपर जाएगा और कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन फिर से यहाँ पे सेटिस्फाइड मिल रहा है, फिर से अंदर आएगा, सेम प्रोसेस को रिपीट करेगा। और फिर से आप यहाँ पे निकालोगे आर इक्वल्स टू 4 मॉड 10, आंसर हो जाएगा कितना, जीरो। और फिर अगर मैं बात करता हूँ रिवर्स का, तो लास्ट का रिवर्स, मैं एक सेकंड में मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे जो होगा जीरो नहीं होगा 4 होगा, सॉरी, ठीक है 4 मॉड 10 4 होगा। अब यहाँ पे रिवर्स कितना हो जाएगा, रिवर्स इंटू 10, तो लास्ट का रिवर्स कितना था हमारे पास, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 32 था, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे 32 इंटू 10 और प्लस आर, आर हमारे पास कितना है 4 है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3 2 4, कुछ इस तरीके से होगा। और फिर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे एन, और एन इक्वल्स टू हमारे पास अब कितना है 4 डिवाइड 10, हमें कितना मिल जाएगा, वैल्यू यहाँ पे जीरो मिल जाएगा। और अब जो है एन की जो वैल्यू हमारे पास है वो कितना है, जीरो हो चुका है। और अगर ये वैल्यू जीरो हो चुका है इसका मतलब क्या,
कि अगर फिर से वापस ऊपर आके कंडीशन चेक करता है और उस वक्त इसको कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं मिलेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स होने का मतलब अब ये तीनों इक्वेशन परफॉर्म नहीं करेगा, डायरेक्टली बाहर आएगा और बाहर आके आपको प्रिंट करेगा REV। और REV अगर आप देखेंगे तो REV जो मैंने फाइंड किया हुआ है वो यहाँ पे है आपके पास 324, और हमारे पास जो नंबर दिया गया था वो था कितना 423। अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में करते हो तो आंसर ऑब्वियसली आपको 324 ही मिलता है। आई होप कि अभी आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए यहाँ तक, जो कोडिंग किस तरीके से था, इंटरनली क्या हो रहा है। अब आपको इतना तो जरूर आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है। कोई भी कोड भी अगर आप देखते हो तो उस कोड को बहुत आसानी से आप समझ सकते हो, और आपको समझने के लिए सिंपल मैंने आपको बताया, हर चीज के लिए रूल आपको बताया है कि कहाँ पे किस तरीके से काम होता है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, कंट्रोल कहाँ से कहाँ जाता है। अगर वो चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है तो कैसा भी कोड आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, और इंटरनली किस तरीके से काम करता है ये भी चीज आपको बेहतर तरीके से समझ में यहाँ पे आ गया होगा। तो ये हमारा हो जाता है क्या कि नंबर को रिवर्स करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है क्या कि चलो यहाँ तक तो ठीक है, एक टर्म आता है आपसे इंटरव्यू में पूछा भी जाता है क्या, पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, क्या हो सकता है। ये सिंटैक्स है कृष्णा, अभी मैं उसमें उतना मैं अभी मैथमेटिक्स तो नहीं सिखा सकता हूँ मैं, जस्ट वो अब ये सब चीजें जो है अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको जनरल, अगर आपने सही से अगर आपने 11th 10th अगर आपने किया होगा तो वहां पे भी ये सब चीजें था। ठीक है, तो ये उतना मैथमेटिक्स में अभी नहीं बता सकता हूँ मैं आपको, जस्ट लॉजिक है कैसे हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि उसको बताने जाऊंगा तो मुझे पूरा मैथमेटिक्स सिखाना पड़ेगा, तो मैथमेटिक्स तो मैं नहीं सिखा सकता हूँ अभी, आप समझने की कोशिश कीजिए। राइट, चलिए तो अभी बात करते हैं क्या कि हम लोग यहाँ पे पैलिंड्रोम नंबर की बात करते हैं कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। कोई आइडिया पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। देखिए प्रोग्रामिंग जो होता है ना, प्रोग्रामिंग जो होता है, मतलब मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, जो मैथमेटिक्स में जो चीजें होता था उसको हम प्रोग्रामिंग में किस तरीके से यूज करेंगे, है ना। अभी आपको मैं आपको सिंपल सा चीजें अभी जो प्लस माइनस चीजें बता रहा हूँ, अब अभी बहुत सारे लोगों को मॉड का मतलब नहीं समझ में आ रहा था जबकि मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर भी आप लोग कंफ्यूज कर रहे थे कि मॉड का मतलब क्या होता है ना। कोई बता रहा है 4 आंसर, कोई बता रहा है 42 आंसर। तो अब मैं डिवीजन तो नहीं सिखा सकता हूँ, है ना, उतना चीजें बेसिक अगर मैं बताने जाऊंगा तो जो कोर्स 2 महीने का है 2 साल में भी खत्म नहीं होगा। ठीक है ना। तो अभी आप यहाँ समझिए कि यहाँ पे पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। पैलिंड्रोम का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर जिसको, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 121, अगर इसको अगर आप फिर से रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करते हो तो फिर से वही नंबर आ जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। राइट, समझ में आया होगा। यानी और बहुत सारे हैं पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, जैसे मान लो 141, 111, 222, है ना। तो इस सारे बहुत तरीके के बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जहां पे आपको आपको पता चलेगा कि पैलिंड्रोम नंबर का मतलब क्या है। मतलब ऐसा नंबर जिसको रिवर्स ऑर्डर में अगर प्रिंट करना चाहो तो फिर से वही नंबर प्रिंट होता है, उसी को हम पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। तो आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि यूजर ने एक नंबर दिया और आपको बताना है कि क्या वो नंबर पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना। तो कैसे करेंगे, कैसे किया जा सकता है। मैंने आंसर जो अभी आपको बताया इसी पेज में मैंने इसलिए इसको रखा है क्योंकि आंसर आधा आंसर इसी में, आधा नहीं मतलब 80% आंसर मैं दे चुका हूं। यानी अगर आपको कहा जाए कि एक नंबर यूजर ने दिया है, जैसे यहाँ पे 423, आपको बताना है कि जो 423 जो नंबर है ये पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है, कोडिंग के थ्रू करना होगा। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना होगा। रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए आपको जो अभी मैंने कोड यहाँ तक जो बताया है, यहाँ तक तो कोड करना पड़ेगा, है ना। तो वो कोड आपको करना है। तो जैसे ही आपको यहाँ तक तो कोड करना ही पड़ेगा, आपको चेक करना है कि वो रिवर्स में, पहले रिवर्स ला के देखोगे। तो जैसे ये आपने लाया है यहाँ तक तब तो ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं क्या कि यहाँ पे जस्ट आपको कंडीशन चेक कर देना है। कंडीशन हम यहाँ पे कैसे हम चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया, अभी आपको से पहले ये समझना है कि यूजर ने जो नंबर दिया वो किस में है, एन में है। और आपने जो इसका जो रिवर्स लाया था वो कौन सा वेरिएबल हमने यूज किया था, REV में हमने स्टोर किया हुआ है। तो अगर मैं एन का कंपैरिजन अगर इस REV के साथ करता हूं तो क्या सही होगा। हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों ने बताया भी है कि REV इक्वल्स टू एन किया जा सकता है। ओके, चलिए ठीक है। तो मैं वापस से मैं कोडिंग पे आता हूं पहले।
और इस चीज को समझ समझ आपको बेहतर तरीके से भी आ जाएगा। अभी आप देखिए, अभी आप लोग जैसा बता रहे हैं क्या, आप लोग बता रहे हैं क्या कि इफ के अंदर अगर मैं ऐसा लिखता हूं क्या कि यूजर ने जो इनपुट दिया वो एन में है, और उसको आप कंपैरिजन कर रहे हो किसके साथ, आरईबी के साथ, यानी दोनों के पास यूजर ने जो इनपुट दिया था वो एन के पास है, और रिवर्स लाने के बाद जो डेटा था वो आरईबी में था। अगर ये कंडीशन इक्वल इक्वल का मतलब ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो आप यहाँ पे क्या प्रिंट कर दोगे, यहाँ पे सिंपली आपको प्रिंट कर देना है क्या कि गिवन नंबर इज अ पैलिंड्रोम नंबर, है ना, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे लिख दोगे आप। ठीक है, चलिए कुछ इस तरीके से। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो नीचे एल्स लगा दो आप, है ना। और इफ एल्स के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं काफी डिटेल में। और नीचे हमने यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, गिवन नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम नंबर, कुछ इस तरीके से डाल दिया। क्लियर है सभी लोगों को, यस और नो प्लीज कंफर्म करेंगे यहाँ तक मुझे। अभी जो मैंने कोडिंग लिखा है इस तरीके से काम करेगा। जिस आप लोगों ने आप बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया कि हाँ ये काम करेगा, ठीक है। आप ही में से किसी ने क्वेश्चन भी मतलब ये आंसर भी टाइप किया था कि कुछ इस तरीके से किया जाएगा। आप लोगों को क्या लग रहा है, रेस्ट लोग बाकी जो हैं सभी के सभी लोग रिस्पॉन्स जरूर कीजिए कि क्या हो सकता है कि अभी अगर मैंने कुछ इस तरीके से अगर कोडिंग लिखा है तो क्या अभी मुझे जिस तरीके से आउटपुट चाहिए उस तरीके से ये आउटपुट हमें देगा। और आप लोगों सभी लोग बता रहे हैं बिल्कुल देगा। ठीक है, चलिए तो इसको मैं कंपाइल करके आपको दिखाऊं और फिर आप यहाँ पे देखिए कि क्या सब चीजें हो सकता है। मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद जब मैं रन करता हूं सब कुछ ठीक है। एंटर एनी डिजिट मैंने यहाँ पे दिया सपोज 121। एंटर करने के बाद हमें आंसर क्या आना चाहिए, क्या आंसर आना चाहिए, गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम नंबर, ऐसा ही आना चाहिए, यस और नो, है ना। सभी लोग वही बता रहे हैं कि यस बिल्कुल आना चाहिए कि इसका पहले रिवर्स प्रिंट कर देगा 121, उसके बाद फिर इफ एल्स में चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग बता देगा कि ये हमारा पैलिंड्रोम नंबर है। लेकिन मैं जैसे एंटर करता हूं आपको दिखेगा गिवन नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम नंबर। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे, रिवर्स तो आ रहा है 121, इसका मतलब कि आपने कहीं पे तो बहुत ब्लंडर मिस्टेक किया है और बहुत ही सिली मिस्टेक किया है। और वो मिस्टेक क्या है, इसलिए मैं आप लोगों ने जैसा जैसा बोला वैसा वैसा मैंने कोडिंग कर दिया है। लेकिन अब समझना यहाँ पे ये है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, मैंने अभी जो भी चीजें आप लोगों ने बताया है मैंने किया है, मैं वापस से स्क्रीन पे ले चलता हूं और मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि एन से अगर आप कंपैरिजन करते हो, आप लोगों ने जैसा बताया कि एन का कंपैरिजन किसके साथ करने के लिए, आपने जैसा बताया मैंने वैसा लिखा कि आपने बोला कि एन का कंपैरिजन रिवर्स के साथ करो। लेकिन आप देखो कि एन की वैल्यू अभी कितना है, एन का अपडेटेड वैल्यू, एन की वैल्यू ये नहीं है, एन की वैल्यू 0 हो चुका है। आप 0 के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे एन कितना है, 0 है, और 0 का कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो, रिवर्स का जो भी था हमारे पास उधर 121 था। तो ऑब्वियसली ये कंडीशन तो ट्रू नहीं था, इसलिए आपको वहां पे क्या दिखा, गिवन नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। तो इसलिए आपको यहाँ पे समझना यह है कि यूजर ने जो भी इनपुट यहाँ पे दिया है वो तो चेंज हो रहा है। पहले एन की वैल्यू 423 था, फिर एन की वैल्यू 42 हो गया, फिर एन की वैल्यू 4 हो गया, फिर एन की वैल्यू 0 हो गया, और लास्ट वैल्यू अभी हमारे पास 0 ही था, और इसलिए उसने 0 से कंपैरिजन आपने 1 to 1 को करवा दिया था और ये प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट हुआ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे नहीं करना है। तो फिर आप सोचेंगे दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है। तो आप ये वैल्यू चेंज क्यों हो रहा है पहले ये समझो, वैल्यू चेंज होने का रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। यहाँ पे जो 3 इक्वेशन मैंने लिखा था कि कंडीशन ट्रू होगा तो ये तीनों इक्वेशन को परफॉर्म करो, और इसी इक्वेशन में लास्ट में एन की वैल्यू बार बार चेंज हो रहा था। तो अब मुझे क्या करना है कि ये इक्वेशन को परफॉर्म होने से पहले ही, जैसे ही यूजर ने इनपुट दिया उसको आपने एन में स्टोर कर लिया है, उसके बाद इस इक्वेशन के अंदर यानी इस लूप के अंदर जाने से पहले ही अगर इस एन की वैल्यू आप किसी और वेरिएबल में आप असाइन करके रख लो, कॉपी करके रख लो, है ना। तो फिर क्या होगा, कॉपी करके रख लिया तो वो वैल्यू उस पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर रहेगा और एन के साथ जो भी कैलकुलेशन होगा एन हो जाएगा 0। लेकिन जो ओरिजिनल वैल्यू होगा जहां पे आपने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल में स्टोर कर देते हो वो आपके लिए काम करेगा। कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ ये इक्वेशन यहाँ पे नीचे है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, यूजर ने जो भी इनपुट दिया मैंने एन में स्टोर कर लिया। अब मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल सपोज एक्स ले लिया और यहाँ पे क्या किया, एन के पास जो भी वैल्यू था उसको कॉपी करके किस में रख दिया, मैंने एक्स में रख दिया। तो एक्स के पास ओरिजिनल वैल्यू रहेगा, लेकिन ये इक्वेशन की वजह से एन का कैलकुलेशन होगा, एन 0 हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू अभी भी एक्स में रहेगा। तो कंपैरिजन हमें किसके साथ करना चाहिए, यहाँ पे एक्स के साथ कंपैरिजन करना चाहिए। और अब आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको मिलेगा। और अब इस प्रोग्राम को अगर आप कंपाइल आप करके देखें तो आप देखेंगे क्या, हमने यहाँ पे इसको कंपाइल किया, सब कुछ ठीक है, और रन करके देखें, फिर से मैंने दिया 1 to 1, जैसे हम एंटर करेंगे अब दिखा रहा है कि यस गिवन नंबर इज अ पैलिंड्रोम नंबर। और दूसरा अगर आप यहाँ पे देखे, देखो मान लो 1 to 3 दिया मैंने,
देखो 1 2 3 अगर दिया तो रिवर्स कितना हो रहा है 3 to 1, यानी इट्स नॉट पैलिंड्रोम नंबर। समझ में आया कि यहाँ पे मैंने तीसरा वेरिएबल, यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल मैंने क्यों यूज किया और पहले हमें क्यों नहीं काम कर रहा था इस प्रोग्राम में। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज कंफर्म करेंगे मुझे, क्लियर है। अभी मैंने आपको 3 प्रोग्राम के बारे में आपको बताया, एक एक स्टेप मैंने आपको क्लियर किया कि यहाँ पे आप किसी भी नंबर यूजर ने जो डिजिट दिया है उसको आप सम कैसे कर सकते हो, आप उसको रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट कर सकते हो। पैलिंड्रोम नंबर में बस इसी में आपको यहाँ पे रिवर्स थोड़ा सा ऐड करना था, लेकिन उतना आसान नहीं था। आपको चीजों को समझने के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअल में किया जाएगा। आई होप कि ये चीज आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर ये चीज क्लियर है तो अब आपके लिए एक असाइनमेंट होगा, और वो असाइनमेंट क्या होगा यहाँ पे आते हैं। ठीक है, पहले इसको मैं आपके लिए सेव कर देता हूँ। और अब हम बात करते हैं क्या कि सेम इसी तरीके से कुछ आपको सॉल्व करना होगा। और एक कंसेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं क्या, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, है ना। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एक ऐसा नंबर है कि जैसे कि मान लीजिए कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का मतलब सिंपली आप यहाँ पे समझिए कि क्या हो सकता है। अभी मैं सही में बता रहा हूँ, आप लोगों का जो क्वेश्चन है ना, मतलब अजीब तरह से क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं। मैंने काफी डिटेल में बताया था, वैल्यू अगर असाइन करना होता है, असाइन का मतलब क्या होता है ना। असाइन करने का मतलब ही होता है कॉपी पेस्ट होना। एन की वैल्यू इसमें जाके कॉपी होता है, नॉ कि एन की वैल्यू इसमें चला दे दिया तो एन की वैल्यू जीरो नहीं होता है। इसके बारे में जब मैं आपको स्वैपिंग का कंसेप्ट जब बता रहा था, वहां पे भी बहुत डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने क्लास को मिस किया है, आपके पास वीडियो एक्सेस है, उसको आप जरूर आप देखिए, है ना। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अगर ये सब चीजें, अगर मान लो कि अगर आप यहाँ पे एन की वैल्यू एक्स में लिखते हो, तो आप लोग बता सकते हो कि एन की वैल्यू कितना होगा, एन की वैल्यू भी वही रहेगा ना, है ना। तो सिंपल सी चीजें हैं। तो ये मैं अभी आपको जो भी चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन करके जो आपको लॉजिक बता रहा हूँ, ये जितना पहले मैंने आपको बताया वही सब कंसेप्ट मैं यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन कर रहा हूँ। और ये छोटी छोटी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर मुश्किल है मुझे एक्सप्लेन करना, है ना। चलिए ठीक है। अब हम बात कर रहे थे क्या कि अगर मुझे करना हो क्या कि अगर आप सिंपली यहाँ पे समझिए कि क्या हो सकता है। अगर हमने यहाँ पे लिखा है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। देखिए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का कंसेप्ट क्या है कि एक ऐसा कंसेप्ट कि अगर मान लीजिए बहुत रेयर नंबर होता है जिसको आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 153, ठीक है, इसको हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका रूल क्या है? जितने भी नंबर यहाँ पे है, 1 है, 5 है और 3 है, आप सभी नंबर का इंडिविजुअल आप क्यूब निकालो, ठीक है। अब ये मत पूछना कि क्यूब कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो 1 का क्यूब कितना होगा, यानी 1 × 1 × 1 कितना होगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। 5 का क्यूब 5 × 5 × 5 ये कितना हो जाएगा, 125 होना चाहिए, राइट। उसके बाद 3 का क्यूब निकालेंगे, 3 × 3 × 3 कितना होगा, 27 होगा। और अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जितने भी आपने क्यूब निकाला है सभी को आप 1 + 1 + 25 + 27 इस सभी को आप ऐड करेंगे तो आपको फिर से यही नंबर आता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ये इसका रूल होता है, ठीक है। अगर गिवन नंबर जो है और आप ये इस तरीके से कैलकुलेशन आप करते हैं और यहाँ पे क्यूब का सम करते हो, तो आपको जो नंबर आता है, अगर वही फिर से वही नंबर आता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहते हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि आपको यूजर से एक इनपुट लेना है, यूजर ने कोई भी एक नंबर दिया और वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है, वो चीज आपको बताना है। और मैं आपको बताऊं इसका आंसर मैं आज ही आपको फर्स्ट प्रोग्राम जब बताया था उसी वक्त मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। वहां पे मैंने जो फर्स्ट प्रोग्राम जो बताया था कि यूजर से मैंने एक इनपुट लिया था, मतलब 1 2 3, और इसका समझा मैं अभी आपको जो एग्जांपल समझा रहा था 423, इसका ऐड करके मैंने आपको कितना निकाला था, है ना, कितना बताया था, यहाँ पे 9 बताया था मैंने, है ना। तो अभी मुझे क्या करना है, बस उसी में क्यूब को आपको ऐड करना है, ठीक है। तो आप उसको आप कैसे करेंगे मैं आपको उसमें बता दिया हूँ, आप कैसे लॉजिक वहां पे लगाएंगे। गूगल का हेल्प लेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, आप अपना ब्रेन यूज कीजिए और थोड़ा सा आप वहां पे आप इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे तो इजी तरीके से उसको किया जा सकता है। कैसे होगा उसको ट्राई जरूर आप कीजिएगा। ये आप लोगों का असाइनमेंट है, इसको भी मैं आपके लिए सेव कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ये पार्ट आपको करना है। दूसरी बात कि अब हम बात करते हैं क्या कि एक और कंसेप्ट आप समझिए क्या कि एक होता है क्या, फिबोनेसी सीरीज। क्या होता है फिबोनेसी सीरीज, कुछ आइडिया है आप लोगों को, फिबोनेसी सीरीज क्या होता है?
देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होता है फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज मतलब क्या कि एक नंबर का सीरीज होता है जो उसमें दो नंबर तो फिक्स होता है, 0 और 1, ये फिक्स होता है, ठीक है। लेकिन अब तीसरा जो नंबर होगा ये दोनों का एडिशन होगा, 0 और 1 को ऐड कर दो तो कितना होगा 1। अब जो फोर्थ नंबर होगा हमेशा प्रीवियस 2 का ऐड करना है, प्रीवियस ऑल नहीं, सिर्फ 2, प्रीवियस 2 का ऐड करना है। तो यहाँ पे जो फोर्थ अगर नंबर हम प्रिंट करें, जिससे पहले कौन कौन सा नंबर है, दो नंबर को ऐड करो, 1 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब मुझे आप बताओ कि इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, सभी लोग मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे, इसके बाद कौन सा नंबर होना चाहिए। यस बिल्कुल सही बता रहे हैं यहाँ पे, बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड कीजिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 होगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्रीवियस 2 का ऐड करते चलना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से चलता जाता है। तो इस तरह का जो अगर आप नंबर का सीरीज अगर आप देखते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, फिबोनाची सीरीज कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो फिबोनाची सीरीज है आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कैसे आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। फिबोनाची सीरीज कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं। तो अब ये कैसे प्रिंट किया जाएगा, मैं वापस से पहले कोडिंग पे आता हूँ, पहले कोडिंग के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ और फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, बहुत बारीकी समझा, बहुत इजी ये प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे कुछ मुझे यूजर से लेना नहीं है, ठीक है। तो प्रोग्राम को एकदम सिंपल रखता हूँ, प्रोग्राम को बिल्कुल सिंपल रखता हूँ। देखिए हमारे पास मैंने n1 ले लिया, n1 कितना है 0 है, वो पहले मैं आपको बता दिया कि दो नंबर हमारे पास फिक्स होता है। तो n1 ले लिया और n2 ले लिया, n2 हमारे पास कितना है 1 होगा, और एक n3 ले लिया, ठीक है। अब मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पे किसको, n1 को प्रिंट कर दिया है। तो n1 हमारे पास 0 है, वो प्रिंट हो जाएगा। n2 जो होगा वो हमारे पास 1 है, वो प्रिंट हो जाएगा। चलो ठीक है यहाँ तक। अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है क्या कि ये जो फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना है कितनी बार प्रिंट करना है, ये क्वेश्चन आपको मिलता है। तो मुझे जो प्रिंट करना है, मान लो मुझे 10 टाइम्स प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप लूप लगा दो, क्योंकि बार बार वही प्रोसेस करना पड़ेगा, उससे बेहतर है कि लूप लगा दो, और कोई भी लूप लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया, मैंने यहाँ पे एक काउंटर लगा दिया कि काउंट करो सी से 1 से स्टार्ट करो, और यहाँ पे क्या लिखा कि सी इज लेस देन इक्वल्स टू 10 तक जाना चाहिए, और इंक्रीमेंट हमने 1 का कर दिया। और यहाँ पे आके अब इसके अंदर मैंने क्या रखा, देखो सी की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया कि मुझे अब n3 फाइंड करना है, और n3 का रूल मैंने क्या बताया, n1 + n2 होगा, होगा ना, यस और नो। n3 का मतलब क्या कि जो भी n1 और n2 का पहले का जो वैल्यू है दोनों को ऐड कर दो तो वही n3 का वैल्यू हो जाएगा। और फिर हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, किसे प्रिंट कर दिया, n3 को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, ठीक है। बस काम खत्म। यानी अब यहाँ पे जो आंसर आपको क्या आएगा 0, और यहाँ पे जो आंसर आपको आएगा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 + 1 यानी 1 तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा ये आपको समझना है। अब यहाँ पे मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, बस दो इक्वेशन लिखूंगा, n1 = n2 और n2 = n3, बस इतना कहानी मैंने लिख दिया। अब जैसे ही ये दो इक्वेशन लिखा आपका काम खत्म। मतलब क्या, क्या अब आप देखो कि अगर मैं इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ और जैसे रन करता हूँ आपको आउटपुट कुछ उसी तरीके से मिल रहा है, 0 1, और देखो फिर 1 2 3, सेम उसी तरीके से आपको आउटपुट यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो अब ये आउटपुट तो हमें मिल गया बिल्कुल उसी तरीके से जैसा हमें चाहिए था, लेकिन ऐसा दो इक्वेशन में क्या था जिसकी वजह से कहानी आपको अच्छी तरीके से ये चल चुका है। तो कैसे होगा, अब देखिए, अब सेम इक्वेशन को मैंने यहां से उठा लिया और आपको समझाने के लिए उस पेज पे आते हैं और वहां पे एक एक लाइन बाय लाइन में आपको एक्सप्लेन करता हूं, बेहतर तरीके से आप समझिए। यहाँ पे देखिए मैंने वही कोडिंग यहाँ पे रख दिया, ठीक है। बहुत सावधानी से यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इजी कोड है, ठीक है, बहुत आसानी से आप समझेंगे, बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या सब चीजें होगा, ये हमारा कोड हमने लिख दिया है, ठीक है। थोड़ा सा कोड को मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सेपरेशन लगे कुछ, ये हमारा कोड है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, एक सेकंड। चलो ठीक है, अभी आप देखो क्या होगा कि अभी आपने देखा क्या कि हमारे पास यहाँ पे n1 और n2 यहाँ तक तो क्लियर होगा, 0 और 1 यानी ये 0 प्रिंट हो गया, वो 1 प्रिंट हो गया। इसके बाद फिर कंट्रोल कहाँ पे आता है, उसके बाद कंट्रोल अंदर आया, यहाँ पे फॉर लूप में C1 है, कंडीशन ट्रू है, जैसे कंडीशन ट्रू है ये अंदर आएगा। अंदर आके क्या किया इसने, इसने ये किया क्या, n1 + n2 दोनों का एडिशन किया, n3 में स्टोर हुआ और यहाँ पे 1 प्रिंट कर दिया, है ना। तो ये भी आपका जो है यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। तो यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है। यानी इस स्टेप तक, यानी सिस्टम डॉट आउट यहाँ पे जो n3 लिखा हुआ, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है, यस और नो।
बाद में पूरा खत्म होने के बाद फिर मत पूछना कि फिर से रिपीट कीजिए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप पूछते जा रहा हूँ और फिर आपसे परमिशन लेते जा रहा हूँ कि समझ में आया, इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि पूरा कहानी खत्म होने के बाद फिर समझाना मुश्किल होता है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप और आप लोगों से एक एक पॉइंट पे पूछते जा रहा हूँ कि ये समझ में आया क्या। चलो ठीक है, अब अगर यहाँ तक समझ में आ गया है, बस अब इस इक्वेशन को हमें समझ लेना है, बस काम आपका क्लियर हो जाएगा। देखियो आप यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, n1 इक्वल टू n2, n2 इक्वल टू n3। इससे पहले, इस इक्वेशन से पहले अगर मैं क्लियर यहाँ पे लिखूं कि n1 कितना है, 0, n2 कितना है, 1, और n3 भी हमने भी फाइंड किया है 1, ये तीनों वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है और इसमें किसी को डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो क्या हो रहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये दोनों तो प्रिंट कर दिया, यहाँ पे n3 प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पे आते हैं, अब ये जो इक्वेशन है, जो जिसको मैं थोड़ा सा ये इस तरीके से एक सेल के अंदर रख दिया ताकि इस पे आप फोकस करेंगे। अब मुझे करना क्या है, n1 इक्वल्स टू n2 और n2 इक्वल्स टू n3। अब आप ही मुझे बताओ कि यहाँ पे जो गिवन वैल्यू दिया हुआ है n1 n2 n3, इसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि n1 कितना होगा और n2 कितना होगा। इस इक्वेशन के बेसिस पे आप मुझे बताएंगे। मैंने क्या लिखा है, n1 इक्वल्स टू क्या लिखा है, n2। तो n2 की वैल्यू कितना है, वही वैल्यू किसका हो जाएगा, अब n1 की वैल्यू हो जाएगा। तो n2 की वैल्यू कितना है, कोई बताएगा मुझे? अभी कितना है, n2 की वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 है, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे वही वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी अब अपडेटेड n1 कितना हो गया, 1 हो चुका है। सभी लोगों को समझ में आया, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। जितने लोग हैं सभी सभी रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए, ठीक है? चलो ये चीज समझ में आ गया। अब आप लोग खुद बता दोगे मुझे कि n2 की वैल्यू कितना होगा। n2 की वैल्यू भी कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे n2 इक्वल टू क्या है, n3, और n3 की वैल्यू कितना है यहाँ पे, 1 ही है। तो ऑब्वियसली ये भी वैल्यू हमारे पास 1 ही होगा। तो चलो ये चीज आपको समझ में आ चुका है, यानी ये इक्वेशन जो सॉल्व हुआ, अब वैल्यू भी मैंने निकाल के आपको यहाँ पे बता दिया। अब कंट्रोल कहाँ जाता है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि जैसे कंडीशन ट्रू होता है, अंदर आके जितने भी चीजें आपने लिखा है सबको परफॉर्म करेगा और ये वापस कहाँ जाता है, इंक्रीमेंट करेगा, है ना? इंक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा, सी पहले कितना था, यहाँ पे 1 था, अब हो गया 2। कंडीशन चेक करेगा कि 2 इज लेस देन 10 है क्या, यस 2 इज लेस देन 10 है तो अंदर आ जाओ। अंदर आएगा और अंदर आके क्या करेगा, वो कैलकुलेशन फाइंड करेगा, n3 इक्वल्स टू n1 प्लस n2। अब n3 फाइंड करेगा वो फिर से, तो अब n3 इक्वल्स टू कितना फाइंड करेगा, n1 प्लस n2, और n1 प्लस n2 अभी आपने जस्ट अभी आप लोगों ने बताया है कितना है, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, यानी n3 की जो वैल्यू है ये कितना हो गया, अब 2 हो गया। अब बस ये इक्वेशन परफॉर्म हुआ, सिस्टम डॉट आउट पे मैंने किसको प्रिंट किया है, n3 को प्रिंट किया, और n3 हमारे पास कितना हो गया है, 2। और वही 2 अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2 प्रिंट किया हुआ। समझ में आ रहा है सभी लोगों को, क्लियर है? तो आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया, 2 प्रिंट हो गया। चलो ठीक है, अब इसके बाद ये सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है? यानी अब जो अपडेटेड n1 n2 n3 है उसका वैल्यू आपको पता है। अब आप मुझे बताओ कि अब जो है, अब इसके बाद n1 की वैल्यू आप बताओ और n2 की वैल्यू अब बताओ कितना होगा। अब n1 कितना होना चाहिए, सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, n1 की वैल्यू कितना होना चाहिए, बिल्कुल सही है, n1 की वैल्यू यहाँ पे 1 होगा। और n2 की वैल्यू कितना होगा, n2 की वैल्यू कितना होगा, n2 का मतलब क्या, n3 की वैल्यू हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे कितना है, वो 3 है, बस हो गया। फिर से क्या होगा, फिर से वापस ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, फिर से अंदर आएगा और यहाँ पे क्या फाइंड करेगा, n1 प्लस n2। और अभी जस्ट आप लोगों ने बताया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n1 प्लस n2। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, n3 हमारे पास कितना है, 2 है ना, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, सॉरी गाइस। हाँ, तो यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे हमारे पास n1 कितना हो जाएगा, n1 की वैल्यू हमारे पास कितना होगा, n1 का मतलब n2 यानी वो 1, और n2 की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2 होगा। तो अब यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, n3 इक्वल्स टू 1 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास, 3 हो गया। यानी n3 की वैल्यू हमारे पास 3 हो गया। क्लियर होगा सभी लोगों को? तो अब अभी आप अगर यहाँ पे ये जैसे n1 प्लस n2 हुआ, दोनों का ऐड किया, 1 प्लस 2 दैट इज 3, और सिस्टम डॉट आउट पे n3 को प्रिंट करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा मुझे, यहाँ पे आपका 3 आपको मिल चुका है। और सेम प्रोसेस रिपीट होता चलेगा। मैं एक बार और रिपीट करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब आप बताओ कि n1 कितना और n2 कितना, कितना होगा, सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। n1 कितना हो गया, n1 हमारे पास है, n1 का मतलब n2, n2 का वैल्यू कितना है, 2 है, और n2 की वैल्यू कितना है, n3, और n3 कितना हो चुका है, 3 हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पे सिंपली फाइंड करना है, n3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3, आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
और जैसे 5 यहाँ पे हुआ है वापस से इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है अंदर आएगा और n3 को जो भी वैल्यू था प्रिंट करेगा, और अभी मेरे पास जो प्रिंट करेगा वो हो जाएगा 5। और सेम प्रोसेस रिपीट चलता रहेगा। कितनी बार चलता रहेगा, कहाँ तक चलता रहेगा, जब तक कि मैंने कंडीशन दिया 10 टाइम्स तक ये प्रोसेस रिपीट होता चलेगा। आई होप कि अभी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सभी लोगों को एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा चीज आपको यहाँ पे क्लियर किया है। तो ये होता है फिबोनाची सीरीज। मैं आपको बताऊं, आपको इंटरव्यू में 100% पूछा जाता है। ठीक है, कि क्या होता है फिबोनाची सीरीज, क्या लॉजिक होता है, वहां पे आपको ये चीज आपको बताना होगा। और प्रॉपर तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया। अब इसमें आपका असाइनमेंट क्या है वो आप समझो। आपका असाइनमेंट ये है कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को मैंने जो बताया है ये आपको बताया किसके थ्रू, फॉर लूप के थ्रू। आपको सेम प्रोग्राम को करना है व्हाइल लूप के थ्रू एंड डू व्हाइल के थ्रू भी इस प्रोग्राम को करना है। फॉर लूप के थ्रू मैंने कर दिया है, ये आपका असाइनमेंट आपके लिए है। क्लियर है? नहीं, सी इनबिल्ट नहीं है, जस्ट वेरिएबल का नाम है। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल है, ये इंटीजर सी लिखा हुआ है। काउंटिंग करने के मैं सी ले लिया, नाम कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो कोई इनबिल्ट नहीं है, कुछ भी इनबिल्ट नहीं है। ठीक है, सब कुछ मैंने जो भी वेरिएबल रखा है n1 n2 n3 ये सभी इनबिल्ट नहीं है। हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट है कि सेम प्रोग्राम को आपको व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप के थ्रू भी आपको करना है। क्लियर होगा यहाँ तक? इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए।